जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी आपके यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में आप पढ़ेंगे ईवीएस का 15 प्रश्न का प्रैक्टिस करेंगे। पर्यावरण अध्ययन जो सीटेट पेपर 1 के लिए क्लास 1 to 5 के लिए प्राइमरी लेवल का। यदि आप सीटेट का तैयारी करें तो आपके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, जिसमें हम 15 प्रश्न का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला प्रश्न होगा आपका 61 से। नंबरिंग से कोई दिक्कत नहीं है, आपका मान लीजिए पहला ही प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनना है। हाथी गंदले गंदे होगा, यहाँ पे गंदले गंदले नहीं है, गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 2 4 1 4 1 3 4 1 और 2। यदि आपने एनसीईआरटी का बुक पढ़ा होगा क्लास 3 से 5 तक, तो उसी में से सारे प्रश्न बनते हैं, सारे तो नहीं कुछ प्रश्न बनते हैं, तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 61 का राइट आंसर क्या होगा। तो 61 का आपका राइट आंसर होगा थर्ड, 1 3 और 4, यानी 1 3 और 4 होगा। ठीक है, यानी पहला क्या कहता है, देखिए हाथी जमीन पर रहने वाला सबसे विशाल स्तनपायी है। वह पानी में खेलना पसंद करता है। हाथी का गर्भकाल 22 महीने का होता है। 3 माह के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। हाथी दिन में लगभग 3 से 4 घंटे तक सोना पसंद करता है और हाथी एक दिन में 100 से 136 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खा सकता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया 61 का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 62 नंबर। और 62 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। बताइए ये तीनों में से कौन होगा जो इस ऑप्शन में दिया हुआ है। इसको मिलाकर के आंसर आपको करना है। ए सी और डी, ए बी और डी, बी सी और डी, ए बी और सी। बताइए चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। 62 का आंसर करें। तो 62 का आपका राइट आंसर होगा 4, ए बी और सी। ए बी और सी सही है, डी सही नहीं है। ठीक है, यानी मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। मधुबनी राजस्थान में है क्या, मधुबनी कहाँ है, बिहार में है, तो डी नहीं होगा। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड होगा, ए बी सी होगा, है ना। यानी मधुबनी या मिथिला पेंटिंग भारतीय चित्रकला की एक शैली है। इसके चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। मधुबनी उत्तरी बिहार का एक प्रसिद्ध जिला है। ठीक है, तो ये था 62 का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 63 नंबर प्रश्न। और 63 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है शकरखोरा, कलचीड़ी, कौवा, फख्ता। बताइए 63 का आंसर करें। तो 63 का आपका राइट आंसर होगा थर्ड, यानी कौवा। शकरखोरा पर्स के आकार का पेड़ की पतली शाखाओं से निलंबित घोंसला बनाते हैं। कलचीड़ी दीवारों के छेद पेड़ के खोल में, जबकि फाख्ता निम्न ऊंचाई वाले पेड़ पर घोंसला बनाते हैं। और कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौवा जो है वो पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है और फाख्ता मीन्स होता कबूतर, वो कौवा से निम्न, यानी ज़्यादा ऊंचा नहीं होता, ज़्यादा नीचा भी नहीं होता, मीडियम होता है। ठीक है, बाकी शकरखोरा, कलचीड़ी के बारे में बता ही दिया इसमें, तो उसे देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। और 64 नंबर। और 64 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है। केरल का, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का। बताइए 64 का आंसर करें। तो 64 का आपका राइट आंसर होगा थर्ड, आंध्र प्रदेश का। यानी पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले में स्थित है। यहाँ की पोचमपल्ली साड़ी बहुत प्रसिद्ध है। यह कपड़े अपनी रंगाई की एक कत शैली एवं ज्यामितीय प्रतिरूप के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 65 नंबर। और 65 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है
कि रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन को चुनना है। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है तब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। ए बी और डी, ए सी और डी, बी सी और डी, ए बी और सी, यानी इसमें से पहले आप सही आंसर को छांट लें कौन कौन होगा, उसके अनुसार आप आंसर इसमें मिला लें। तो 65 का आपका राइट आंसर होगा सेकेंड, ए सी और डी। ए सी और डी होगा, बी नहीं होगा। यानी यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है। टहनियों से लटकती है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो क्या क्या होता है, तो इसे सुन लीजिए। रेगिस्तानी ओक यानी डेजर्ट ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला पेड़ है जिसका वनस्पतिक नाम एकेसिया कोरियासिया है। यह शुष्क प्रदेश में पाया जाता है तथा जल की प्राप्ति के लिए इसकी जड़ें गहराई तक प्रविष्ट हो जाती है। और वहाँ के लोग को मालूम होता है कि इसकी जड़ों में पानी होता है, तो वो पतले पाइप जो है उसकी जड़ में लगाते हैं और पानी को सोख कर पी लेते हैं, ठीक है। 65 का हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 66 नंबर। और 66 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है अबू ढाबू के विषय में सही कथन को चुनना है। यह रेगिस्तानी इलाके में है। अबू ढाबू में पानी पेट्रोल से महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। अबू ढाबू की मुद्रा को दिनार कहते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 66 का। तो 66 का आपका राइट आंसर होगा 4, यानी ए डी और बी, ए डी और बी, यानी यह रेगिस्तानी इलाके में है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है और अबू धाबी की मुद्रा रुपये को क्या बोलते हैं, दिनार बोलते हैं, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त अरब अमीरात जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, UAE, ठीक है। मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक प्रमुख देश है। इसकी राजधानी अबू धाबी है। यहाँ की मुद्रा UAE दिरहम है। साथ ही यह एक प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देश है। शुष्क प्रदेशों में स्थित होने के कारण जल अमूल्य माना जाता है। दिनार इराक की मुद्रा है। देखिए यहाँ पे क्या है, अबू धाबी की मुद्रा को दिनार कहते हैं, लेकिन अबू धाबी की मुद्रा क्या है, दिरहम है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन वाला जो है ना, तो ये इसमें गलत होगा, ठीक है। ए बी आपका सही है, ए बी और सी होना चाहिए, फर्स्ट वाला होना चाहिए, ठीक है। यहाँ की स्थानीय भाषा क्या है, अबू धाबी की। देखिए इसमें क्या बता रहा है, इस पर एक देश है, इसकी राजधानी अबू धाबी है, इसकी मुद्रा UAE दिरहम है, जो कि यहाँ पे क्या बोला कि इसकी मुद्रा क्या है, दिनार है। नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो ये 66 का यहाँ पे आंसर में गलत है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं या इसे हटा के कर सकते हैं। यानी अबू धाबी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा। तो यह रेगिस्तानी इलाके में सही है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा, ये भी सही है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, इसी का दिखना होगा, ठीक है। ये भी लेकिन सही है। तो चलिए 66 का रहने देते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 67 नंबर। और 67 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को, जिन रंगों को देखते हैं वे कैसा दिखाई देता है, बैगनी और नीला, हरा और पीला, काला और सफ़ेद, लाल और संतरी। तो दिखता है कैसा, काला और सफ़ेद दिखता है, ठीक है। तो 67 का आपका हो जाएगा थर्ड। यानी कुछ जानवर जो कि रात में जागते हैं निशाचर कहलाते हैं, जैसे उल्लू, रैकून आदि। जबकि दिन के समय शकीले जानवर को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्यूरनल बोलते हैं, ठीक है। तो विभिन्न रंगों की पहचान कर सकते हैं, लेकिन निशाचर केवल काला व सफ़ेद रंगों में ही देख सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 68 नंबर। 68 नंबर का प्रश्न काफ़ी बड़ा है। नीचे फर्स्ट चित्र में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है तथा चित्र सेकंड व चित्र थर्ड में दो जानवरों X और Y के सोने के समय छायांकित भाग से दिखाए गए हैं। X तथा Y के सोने के समय के बारे में सही कथन को चुनना है, ठीक है। इस फिगर को आप देखेंगे और समझेंगे तब आप इसका आंसर कर सकेंगे, ठीक है। ये सब का बांटा हुआ है 6 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटा, 24 घंटा, ये जो है, ठीक है। ये जो लाइनिंग देख रहे हैं, ये डॉट, ये लाइनिंग जो है, इसे देख के आप इसका कर सकते हैं और जोड़ घटाव करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आपका 68 का राइट आंसर होगा थर्ड, ठीक है। यानी X 4 घंटे सोता है जबकि Y 18 घंटे सोता है,
ठीक। यानी वृत्त को 24 घंटे एवं 12 सेक्टर में विभाजित किया गया है, अतः प्रत्येक सेक्टर 2 घंटे का। प्रत्येक जो सेक्टर देख रहे हैं ये वाला वो 2 घंटे का है, ठीक है। तो इसमें 2 सेक्टर कलर किया हुआ एक्स में, तो एक्स कितना सोया 4 घंटा, और वाई कितना सोया, ये काउंटिंग करेंगे तो ये आएगा 9, तो 9 दूनी 18 घंटा, ठीक है। तो 4 घंटा 18 घंटा, 4 18 घंटे हो गए 68 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 69 नंबर। तो एक्स कितना घंटा सोया, तो अर्थात वह 4 घंटे, एक्स जो है वो 4 घंटे सोता, जबकि वाई के लिए 9 सेक्टर रेखांकित हैं, तो वो कितना घंटा सोएगा, 18 घंटा सोएगा। ठीक हो गया ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 69 नंबर। और 69 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है मृत सागर क्या है। ऐसा सागर जिसकी पानी जहरीला होता है, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, ऐसा सागर जिसमें जहाज़ चलाना खतरनाक होता है। बताइए 69 का आंसर करें। तो 69 का आपका राइट आंसर होगा सेकंड, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन होता है। मृत सागर जॉर्डन भ्रंश घाटी में स्थित अत्यधिक लवणता युक्त सागर है। इसे मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका सागर का जल इतना ज़्यादा नमकीन है, खारा है कि उसमें कोई भी जीव जंतु पनप नहीं पाते हैं, इसलिए इसका नाम मृत सागर पड़ा है। इसे मुख्यतः जॉर्डन नदी और अन्य नदियों आकर गिरती है इसमें, ठीक है। इसमें साधारण जल की तुलना में 20 गुना अधिक ब्रोमीन, 50 गुना मैग्नीशियम और 10 गुना अधिक आयोडीन लवण पाए जाते हैं। इसकी लवणता 238 प्रति 1000 ग्राम है, ठीक है। और एनसीईआरटी बुक में 300 प्रति 1000 ग्राम है, ठीक है। तो आप 300 ही लेकर के चलेंगे, यानी 1 लीटर में 300 ग्राम नमक निकल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 70 नंबर। और 70 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित चलिए अब ठीक है 70 नंबर। तो कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक या क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है। विभिन्न क्षेत्रों या संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना। विभिन्न क्षेत्रों या संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मांगकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं को आदान प्रदान करना। पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी की ओर विस्तृत व्याख्या करना। किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों या संस्कृतियों को भोजन का प्रदर्शन कराना। बताइए 70 का आंसर करें। तो 70 का आपका राइट आंसर होगा सेकंड, यानी विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मांग कर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं को आदान प्रदान करना। तो ये ज़्यादा कारगर होते हैं, यानी विभिन्न क्षेत्रों के विद्यार्थियों से उनके घर पर बनाए जाने वाला भोजन मांग कर कक्षा को प्रदर्शित करना एवं सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना विविधता को समझाने का एक क्रियात्मक एवं उत्कृष्ट उपाय हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 71 नंबर। और 71 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है। विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर या विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, या विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना, या किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण। बताइए 71 का आंसर करें। 71 का आपका राइट आंसर होगा थर्ड, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। जबकि सभी कथन सही प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन कथन 3 अधिक प्रभावी है। तीनों कथन है वो भी सही है, लेकिन ये 3 वाला सबसे ज़्यादा प्रभावी है।
क्योंकि इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित जानकारी विद्यार्थियों को दी जा सकेगी और साथ ही समूह परियोजना होने से विद्यार्थियों में अंतःक्रिया होगी, जिससे प्रभावी नतीजे प्राप्त होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 72 नंबर। और 72 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, गृह कार्य मूल्यांकन, परियोजना कार्य मूल्यांकन, मौखिक परीक्षण। तो नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है? 2 और 3, 1 और 4, 2 और 4, 1 और 2। बताइए 72 का आंसर करें। तो 72 का आपका राइट आंसर होगा 2, 1 और 4, यानी हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन। और चौथा है मौखिक परीक्षण। तो हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन एवं मौखिक परीक्षा अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन संभव बनाता है। परियोजना कार्य एवं गृह कार्य मूल्यांकन में चूँकि द्विदिशीय संचार कम होता है एवं व्यक्तिनिष्ठता आ जाती है, अधिक वस्तुनिष्ठ नहीं बन पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 73 नंबर। और 73 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण, मास्टरी लर्निंग, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियाँ और उत्तेजना, या समय का सदुपयोग। बताइए 73 का आंसर करें। तो 73 का आपका राइट आंसर होगा 3rd, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियाँ और उत्तेजना। ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना पर केंद्रित होना चाहिए, जिसके कारण उक्त विषय द्वारा भविष्य में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों एवं उपायों का पूर्वाभ्यास संभव हो सकेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 74 नंबर। और 74 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, बिना मुझे सूचित किए कहीं न जाना, अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना। बताइए 74 का आंसर करें। तो 74 का आपका राइट आंसर होगा 2, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। विज्ञान केंद्र के शैक्षणिक भ्रमण पर जाने पर छात्रों द्वारा अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, सूचित करके जाना एवं अपने साथ पेन व नोटपैड लेकर जाना ताकि महत्वपूर्ण सूचना को लिखा जा सके जो प्रासंगिक है। अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर जाना शैक्षणिक भ्रमण के समय अप्रासंगिक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 75 नंबर। और 75 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा कि प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, पदों की यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल देना। बताइए 75 का आंसर करें। तो 75 का आपका राइट आंसर होगा 2, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। यानी प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस के पाठ्यक्रम में अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना अवश्यभावी होना चाहिए। इससे किसी भी विषय को समझने हेतु विस्तृत पटल मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 76 नंबर। और 76 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। क्या कारण है? विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रास्ता में परिवर्तन। बताइए 76 का आंसर करें। तो 76 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2nd, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। यानी विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना एवं विषय को अधिक रोमांचक बनाने के लिए प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 77 नंबर। और 77 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के
विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। यानी यात्रा के विभिन्न साधनों या विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या, विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना, विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। तो 77 का राइट आंसर करें तो 77 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करना सबसे उपयोगी इसलिए भी होगा क्योंकि यात्रा वृत्तांत लिखते समय बालक अपने आप को सही रूप में प्रस्तुत कर पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 78 नंबर, और 78 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, कक्षा 5 की EVS की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल न हो तो क्या होगा? इस कथन का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना, छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना, पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। बताइए 78 का आंसर करें तो 78 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3rd। वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक डीजल न हो तो क्या होगा? यह कथन हमें वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु सोचने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही यह बच्चों को किसी भी क्रियाकलाप के भविष्यगत प्रभावों के बारे में सोचने के लिए कुशल बनाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 79 नंबर। हम लोग क्या करते हैं इस वीडियो में पूरा 30 तक कर डालते हैं, ठीक है। अभी तक 15 प्रश्न नहीं करते थे, लेकिन एक साथ पूरा 30 प्रश्नों का उत्तर इसमें हम लोग कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए 79 नंबर यहाँ पे कहता है, EVS की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। बताइए 79 का आंसर करें तो 79 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा बताइए? हो जाएगा 2nd। शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। EVS की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सर्वोत्तम उपयोग शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि प्रश्नोत्तर तकनीक में द्विदिशीय संचार संभव होता है एवं उत्पन्न सभी जिज्ञासाओं का तुरंत समाधान किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते 80 नंबर, और 80 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर EVS की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। 80 नंबर, तो 80 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3rd। कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, कक्षा में की जाने वाली पढ़ाई को विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करके उसे जीवन के लिए व्यवहार बनाने के लिए प्राथमिक स्तर पर EVS का अध्ययन आवश्यक है। EVS हो गया, पर्यावरण अध्ययन, SST हो गया, है ना। तो सामाजिक अध्ययन, ये सब जो है इस समय हमें बच्चों को बाहरी दुनिया से ही जोड़ना मेन उद्देश्य होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 81 नंबर, और 81 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? देखिए यहाँ नहीं है वाला प्रश्न है, तो ध्यान से आंसर चुनना पड़ेगा, नहीं तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। तो वृक्षों पर नारा लेखन यानी स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता आयोजित करना, प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देख रेख के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना, वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। बताइए 81 का आंसर करें तो 81 का आपका राइट आंसर होगा 3rd। बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार
दिखाना नहीं है, मैं ना पूछ रहा है, तो इसका आंसर ये होगा। बाकी ये तीनों जो है वो सही है, ठीक है। यानी प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को वृक्ष संरक्षण हेतु जागृत करने एवं संवेदनशील बनाने के लिए वृक्षों पर स्लोगन निर्माण प्रतियोगिता का आयोजन, पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता, एक पेड़ को अपनाकर उसकी देखरेख हेतु प्रेरणा सार्थक प्रतीत होता है। विद्यार्थियों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना उन्हें संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने में शायद ही कोई योगदान देगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 82 नंबर। और 82 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना, अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना, जल के स्रोत के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। बताइए 82 का आंसर करें तो 82 का आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। जल का पाठ पढ़ाते समय जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले का आयोजन इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 83 नंबर। और 83 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थी को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना, पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना, विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना, विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। 83 का आंसर करें तो 83 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, शिक्षार्थी को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना। प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ्यचर्या में शुद्ध विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान दोनों संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। शुद्ध विज्ञान में जहां विषय की कारणता एवं आधारभूत ज्ञान को समझा जाता है, वहीं सामाजिक विज्ञान से उसे व्यावहारिक उपयोग की जानकारी मिलती है। अतः इससे पर्यावरण को संपूर्ण मीन्स होलिस्टिक ढंग से समझा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 84 नंबर। और 84 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा। संबंधित मामलों यानी संबंधित समस्याओं पर वीडियो फिल्म बनाना, संबंधित मामलों यानी समस्याओं पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना, संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता यानी प्रश्न उत्तर प्रतियोगिता का संचालन, विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। बताइए 84 का आंसर करें तो 84 का आपका राइट आंसर होगा 4, विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। विद्यार्थियों द्वारा समूह परियोजना बनाकर कार्य करना सामाजिक असमानता जैसे विषयों पर बल देने के लिए कारगर होगा, क्योंकि समूह परियोजना में सभी शिक्षार्थी परस्पर अंतःक्रिया करेंगे एवं समाज में व्याप्त विभिन्न सामाजिक असमानताओं की व्यावहारिक जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 85 नंबर। और 85 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगहू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? असम, हांगकांग, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश। बताइए 85 का आंसर करें तो 85 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, हांगकांग। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लिंगहू फेन हांगकांग में खाया जाने वाला खाद्य पकवान है जो सांप से बनता है। अन्य विकल्पों असम, उड़ीसा व अरुणाचल प्रदेश की खाद्य आदतों में सांप का भोजन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न आपका 86 नंबर। और 86 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु यानी उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है। इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। सही कथन क्या है?
इस चारों में से बताना है, ठीक है। 1, 3 और 4 मिला करके बताना कौन होगा। तो 86 का आंसर करें तो 86 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट 1, 3 और 4, ठीक है। 1, 3 और 4, 2 नहीं, यानी यह 8 बिंदुओं पर आधारित होती है, नहीं 8 बिंदुओं पर आधारित नहीं होती है, यह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, इसलिए दूसरा नहीं होगा। पहला, तीसरा, चौथा सही है। यानी पहला, ब्रेल को मोटे कागज बिंदुओं पर बनाकर लिखा जाता है, बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है, बिल्कुल सही। इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है, यह कथन सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 87 नंबर। और 87 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन को चुनना है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए और सी, बी और डी, बी और सी और बी। 87 का आंसर करें तो आप इसको मिलाएंगे तो आपका राइट आंसर निकल कर आएगा ए और बी वाला, ठीक है। 4 ए और बी वाला है ना, यानी जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। यानी स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना, कान के मध्य भाग में 3 अस्थियों मेलियन, इनकस व स्ट्रिप्स का पाया जाना प्रमुख है। यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दे तो लगभग सभी नवीन स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं, तथा जिन जानवरों में ये नहीं पाए जाते हैं वह अंडे देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 88 नंबर, और 88 नंबर प्रश्न जो है वो सही से नहीं हो पाएगा क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस नहीं हो पाएगा। तो चलिए आधा पढ़ लेते हैं इस तरह से, फिर उधर दिखा देंगे। तो 88 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन को चुनना है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। और बाकी का जो बचा हुआ है इसको दिखाने के लिए हमको नीचे आना पड़ेगा। तो और चौथा बोलता है कि मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो ये 4 जो बताया गया है, तो चारों में से कौन सा होगा वो आपको बताना है। 2, 3, 1 और 4, 1, 3 और 4, 1 और 2। आप एक बार फिर से इसे देख लें, मेन जो है यही है। मधुमक्खी के बारे में क्या सही है इसे यहाँ से आप छांट लें, फिर वहाँ पे आंसर देंगे। तो 88 का आपका राइट आंसर जाएगा थर्ड। तो चलिए थर्ड में देख लेते हैं क्या है। और थर्ड में आपका 1, 3 और 4 है। 1, 3 और 4, तो यानी 2 गलत है, ठीक है। तो मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च है, ये सही है। लीची के फूल में तो ये तो गलत हो गया। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। हाँ, बक्सों की आवश्यकता तो होती है। और चौथा को कहा था मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। हाँ, खरीदी जाती है। तो आपका ये हो गया। तो इससे चलिए डिटेल में जान लेते हैं। 88 नंबर, यानी मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी के पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। याद रखिएगा, पूछा जा चुका है, फिर से ना पूछ दे। यानी मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। मधुमक्खियाँ फूलों से आकर्षित होती है। नवंबर से फरवरी के मध्य मधुमक्खी पालन शुरू किया जा सकता है। मधुमक्खियों को पालने एवं शहद का भंडारण करने के लिए विशेष बक्सों की आवश्यकता होती है। यानी देखिए यहाँ पे जो करा मधुमक्खियाँ फूलों को आकर्षित होती है, नवंबर से फरवरी तक मधुमक्खी पालन शुरू किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे देख लेते हैं। मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा है जनवरी से मार्च, और यहाँ नवंबर से फरवरी। तो ये फर्स्ट वाला देखना होगा कि बुक में क्या कह रहा है, ये गलत भी दे सकता है, ठीक है। तो इसे देखना होगा। 88 नंबर का थोड़ा रहने दीजिए क्योंकि मुझे इसमें डाउट हो रहा है, इसलिए एनसीईआरटी बुक से मिलाना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 89 नंबर। 89 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, यह समय तालिका से रिलेटेड है। किसी छात्र ने अपनी अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी में नीचे दी गई जानकारी नोट की। आप इस जानकारी को देख सकते हैं, इस तरह से नोट किया गया है, ठीक है। इसे आप देखेंगे, अच्छे से इसे बनाएंगे। तो उपरोक्त जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए निष्कर्ष निकालना है।
आप ABCD यहाँ पे देख सकते हैं, डी का इधर है। हाँ, यहाँ से आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी इतना इतना, इसे आपको मैथमेटिक्स की तरह जोड़ घटाव करके इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, चाल दूरी समय से करके फार्मूला लगाना पड़ेगा, तभी इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बताने में स्पेस भी नहीं है और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो इसे ये बनाएंगे आप, ये इम्पोर्टेंट आता है। यदि आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं इसे फिर स्पेशल अलग से इसे बता दूंगा 89 का। ठीक है, तो 89 का आंसर बता दूं। 89 का आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, ए और बी, यानी ए और बी सही है। ठीक है, ये निकालेंगे तभी इसका चेक हो पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 90 नंबर। और 90 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दी गई कौन कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। रेल टिकट आप सभी लोगों ने यूज किया होगा, उससे संबंधित प्रश्न है। यानी टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय टिकट बुक पे रहता है। बताइए। डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया, यात्रा करने वालों का नाम, आयु और लिंग, ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़ी है और अंतिम स्टेशन का नाम, अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय। बताइए, ये 5 को जो दिया हुआ है, 5 में से कौन सा सही होगा, ये आपको बताना है। तो 90 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, 90 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ए बी और डी। अब तक आप लोगों ने कर लिया होगा क्या क्या होगा। यानी टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय दिया होता है, डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया दिया होता है, ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़ी है और अंतिम स्टेशन का नाम दिया होता है। ठीक है, तो आइए इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। एक आरक्षित टिकट से टिकट बुक करने के दिनांक और समय, यात्रा प्रारंभ होने का दिन व समय, जिस डिब्बे में यात्रा करनी है उसका नंबर, बर्थ का नंबर और किराया, ट्रेन का नंबर, उसे पकड़ने का स्टेशन, उसका अंतिम स्टेशन एवं वहां पहुंचने की तारीख एवं समय की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आरक्षित टिकट पर यात्री का नाम नहीं लिखा होता है। तो ये था आज का 30 प्रश्न EVS का। तो आप कमेंट करके बताइए कि 30 में से आपके कितने सही हुए हैं। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद जो हमारे चैनल के साथ में बने हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।